गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 के बाद जिस तरह से उन्होंने हमारे जो यहाँ मजहबी रहनुमा है उनको खामखा अरेस्ट किया, बंद किया, किसी को जेलों में डाल दिया, किसी को घर में बंद किया, जैसे मीरवाइज उमर फारूक साहब को बंद किया, और बार बार एलजी साहब बोलते रहे कि वो बंद नहीं है, ये बिल्कुल खुले हैं। तो अब जब उनको रिलीज किया, एक गलती को दुरुस्त किया उन्होंने। तो अगर वो सोचते हैं, सरकार के जो बीजेपी के जो लोग हैं जो इस वक्त बगले बजा रहे हैं, जो कहते हैं हमने पता नहीं क्या कमाल किया है, और उसके बाद जो बीजेपी के जो बाकी हमदर्द जमाते हैं वो कहते हैं ये हमने कर दिया। एक दौड़ लगी हुई है आपस में कि कौन क्रेडिट लेगा मीरवाइज साहब को बाहर आने के लिए, या जो बाकी है मुश्ताक वीरी साहब हैं, या दाऊदी साहब हैं, या वो जो बाकी लोग हमारे बंद हैं, फयाज साहब हैं, अल मदनी साहब हैं, बहुत सारे लोग अभी बंद हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की जो एक पॉलिसी है, जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील करना, उसके बाद यहाँ के रहनुमाओं को खामखा में जेल में डालना, फिर उनको 4-5 साल के बाद रिलीज करके कोई एहसान करना, मैं समझती हूँ कि ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। वो ये मीरवाइज साहब हमारे रहनुमा हैं, मजहबी पेशवा हैं, वो सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और इस तरह से उनको बंद करना, 4 साल बंद रखना, डिटेन करना, ये हर चीज के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, जमहूरी निजाम के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर में पहली बार जब से मिलिटेंसी शुरू होगी 2003 से लेके 2005-6 तक हालात वाकई में सुधर गए थे। मिलिटेंसी खुद ब खुद कम हो गई थी, जो वायलेंस है वो कम हो गया था, मिलिटेंटों की तादाद कम हो गई थी, सीज फायर हो गया था बॉर्डर्स के साथ, बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ था। वो तभी हुआ था जब उस वक्त वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ बात करके उनको ये बताया कि जो कश्मीर में मिलिटेंसी हो रही है इसको आप बंद कर लीजिए, हम बातचीत करेंगे आपस में। और पाकिस्तान ने भी उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, मिलिटेंसी भी कम हो गई और हमारे बॉर्डर्स पे भी सीज फायर हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए अमन जो है रहे, यहाँ के हालात सुधर जाए, और यहाँ का जो मसला है, अब बीजेपी माने या ना माने, मसला तो है, उनके कहने ना कहने से तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर मसला नहीं होता तो आपको 100 जो है 200 फुट के बाद आपका एक आर्मी का अफसर है, आदमी का आदमी खड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सन खड़ा है, लोगों को आप छापे डालते हैं रोज, कभी एनआईए का छापा, कभी ईडी का छापा, कभी एसआईयू का छापा, कभी एसआई, अब तो मुझे याद भी नहीं एजेंसीज कितने को छापा, बिजनेसमैनों को तंग करना, रिलीजियस जो मजहबी रहनुमा उनको जेल में डाल देना, हमारे नौजवान सैकड़ों की तादाद में बाहर की जेलों में इस वक्त खुदा ना खासा सड़ रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इसका मतलब है ना कहीं मसला है जिसको हल करने की जरूरत है। और जब खुद बीजेपी ये कहती है कि जब भी यहाँ कोई हादसा होता है, जैसे कोकरनाग का मसला हुआ, राजौरी का हुआ, कि ये पाकिस्तान करवाता है, तो इस सिलसिले में तो पाकिस्तान के साथ कि ये सब बंद करे, उसके लिए कम से कम बात करना तो पड़ेगी। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि बीजेपी कहने को ये कह सकती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे, मगर वो तो पाकिस्तान के साथ बात कर रही है। सीज फायर कैसे हुआ? जो हमारे सरदार भाइयों की जो वहां बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, उसको कैसे खोला गया जब तक बातचीत नहीं हुई? तो जो वाघा बॉर्डर पे जो आवाजावी होती है वो कैसे चलता है? तो बातचीत जब करनी होती है बाकी मुद्दों के हवाले से वो तो करते रहते हैं, मगर जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, यहाँ के गरीब जो बिहार से यूपी से नौजवान आता है उसका खून बहता है, कश्मीरियों का खून बहता है, तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी आपने कोकरनाग में देखा, आपका जो मेजर आशीष, कर्नल जो है मनप्रीत, हमारा अपना हुमायूं, तो उन्होंने तो पार्लियामेंट में नाम तक नहीं लिया इन लोगों का। और कल यही बीजेपी जमात जब हरियाणा में वोट मांगने होंगे तो अब तब इनको कर्नल मनप्रीत याद आएगा। तो ये तो जम्मू कश्मीर में जो लोगों का खून बह रहा है, चाहे वो यहाँ का मुसलमान हो, चाहे हमारा कश्मीरी पंडित भाई हो, चाहे हमारा हरियाणा से आया हुआ कोई फौजी हो, ये तो उसको इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इनको तो गरज नहीं है जम्मू कश्मीर में अमन हो ना हो, इन्होंने तो जम्मू कश्मीर को जेल बना के यहाँ लोगों को दिखाते हैं, कोई और ही तस्वीर दिखाते हैं। इतना पैसा गरीबों का पेट काट के
ایک پارلیمنٹ بلڈنگ جو ہے اربوں روپے خرچ کر کے بنائی گئی، جس کی خاص شاید ابھی ضرورت بھی نہیں تھی، چلتا اس سے کئی ہمارے غریبوں کو روزگار مل سکتا تھا، کئی مسئلے حل ہو سکتے، پر آپ نے تو پارلیمنٹ ہاؤس تو بنایا، پر ساتھ میں کوئی فنائل بھی خرید کے لے جانی چاہیے تھی، تاکہ ایسے یہ جو درندے ہیں جو اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں ان کا دماغ اور منہ ان کا دھو لیتے، تاکہ بات کرنے سے پہلے ان کی زبان صاف ہو جاتی اور وہ اس قسم کے نازیب اور اس قسم کے جو غلط الفاظوں کا استعمال نہیں کرتے ایک قوم کے لیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بی جے پی کو سوچنا چاہیے، ان کو اس نئے پارلیمنٹ میں بلڈنگ کے علاوہ فنائل کا بھی استعمال کرنا چاہیے اپنے لوگوں کا منہ صاف کرنے کے لیے۔ میم ایکچولی میں ان کے واجپئی جی کی جو لائن تھی وہ الگ تھی، وہ چاہتے تھے جموں کشمیر کا ریزولوشن، جس کو ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بھی چلانے کی کوشش کی تھی، پر اس کو بی جے پی نے چلنے نہیں دیا۔ اس کو جب ڈاکٹر منموہن سنگھ وہ بھی چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو، مسئلہ کشمیر حل ہو، جس طرح واجپئی جی نے کیا تھا، مگر جو آج کل کی جو بی جے پی ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ زندہ رہے، وہ چاہتی ہے، جس طرح آپ کو جانتے ہیں کہ ستیہ پال ملک صاحب نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے سپریم کورٹ کی انکوائری بٹھا دیجئے اس پہ، یہ جو پلوامہ اٹیک ہوا اس کا کیا مطلب ہے، یعنی ان کو شک ہے اس کے بعد پاکستان پہ جو بھی کچھ ہوا ہے۔ تو یہ تو ان کو تو بی جے پی والوں کو تو خون لگ گیا ہے منہ میں، یہ تو اسی پہ تھرائیو کرتے ہیں، جتنا کانفلکٹ ہوتا ہے، جتنی دشمنی ہوتی ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، یہ تو اس پہ لوگوں کو ووٹ مانگتے ہیں۔ انہوں نے تو ہمارے جو 40 جوان شہید ہو گئے پلوامہ میں، انہوں نے تو ان کے خون پہ، ان کے نام پہ بھی ووٹ مانگے لوگوں سے۔ ان کو تو دوستی سے کوئی مطلب نہیں، ان کو تو ڈائلاگ سے کوئی مطلب نہیں، ڈائلاگ تو کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ جو ابھی آپ کا سیز فائر چل رہا ہے یا باقی جو معاملات چل رہے ہیں، مگر جب جموں کشمیر کی بات ہوتی ہے تو یہاں ان کو کانفلکٹ سوٹ کرتا ہے، تاکہ کل کو الیکشن جب آئے یہ اور کوئی ڈرامہ کرے اور کوئی حادثہ کرے اس قسم کا، یا کوئی لاپرواہی ایسے برتے کہ خدا نہ خواستہ پھر سے کوئی پلوامہ جیسا حادثہ ہو، تاکہ یہ پورے ملک میں جا کے لوگوں سے ہمارے شہیدوں کے نام ووٹ مانگے اور الیکشن جیت جائیں۔ That's it. تھینک یو